सोचो, एक ऐसा इंसान जो लोगों का दर्द महसूस भी कर सकता हो और उसे खत्म भी, लेकिन फिर भी उसे मौत की सजा दी जाए। क्या वो इंसाफ होगा? यह सबसे बड़ा जुल्म। कहानी शुरू होती है एक ओल्ड एज होम से, जहां एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी रहता है जिसका नाम है पॉल एजकॉम्ब। ये जगह ऐसी है जहां से किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन पॉल रोज सुबह चुपके से निकल जाता है। वो एक पुरानी पहाड़ी पर बने वीरान घर के पास जाता है और उसकी खिड़की से अंदर झांकता है। फिर वो वापस ओल्ड एज होम लौट आता है जहां बाकी लोग टीवी देख रहे होते हैं। टीवी देखते वक्त पॉल अचानक इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी दोस्त एलेन वो उसे वहां से ले जाकर खिड़की के पास बिठाती है और प्यार से पूछती है, क्या हुआ? तब पॉल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि बहुत सालों पहले जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के दौर से गुजर रही थी, तब वो एक जेल गार्ड था। एक ऐसी जेल जहां उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी होती थी। उस जेल का फ्लोर हरा रंग का था, इसलिए उस जगह को ग्रीन माइल कहा जाता था। एक ऐसी जगह जहां से गुजरना मतलब मौत की तरफ चलना होता था। कहानी यहाँ से पीछे चली जाती है जहाँ कैदियों से काम लिया जा रहा होता है। अचानक एक ट्रक आता है जिसमें एक नया कैदी होता है जिसे मौत की सजा मिली होती है। इसी वक्त हम देखते हैं पॉल को, जो उस वक्त जवान होता है लेकिन बहुत तकलीफ में होता है क्योंकि उसे सीवियर यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। वो दर्द से कराह रहा होता है और बाथरूम में होता है। तभी उसका साथी ब्रूटस दरवाजा नॉक करता है और बताता है कि नया कैदी आ गया है। जैसे ही कैदी ट्रक से उतरता है, एक गार्ड पर्सी, जो बहुत गुरूर और जालिम मिजाज का होता है, उसे देखकर चीखता है, चलती फिरती लाश। ये सुनकर बाकी गार्ड्स नाराज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो कैदी अंदर आता है, सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो आदमी कद से ज्यादा बड़ा और ताकतवर होता है। लेकिन जब पॉल उसका चेहरा देखता है तो उसे उसमें एक अजीब सी मासूमियत नजर आती है, जैसे वो इतना खतरनाक हो ही नहीं सकता। इसी दौरान एक और कैदी डेल हल्का सा हंस देता है, जिस पर पर्सी गुस्से में उसके हाथ पर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। ये देखकर पॉल का गुस्सा भड़क उठता है और वो पर्सी को फौरन ब्लॉक से बाहर निकाल देता है। फिर वो नए कैदी की फाइल पढ़ता है और पता चलता है कि उसका नाम है जॉन कॉफी। पॉल उसे बाकी गार्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है। जब जॉन अपनी सेल में जाने लगता है तो वो बहुत डरे हुए अंदाज में पॉल से कहता है कि उसकी लाइट बंद ना की जाए क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन पॉल उसे तसल्ली देता है कि हॉलवे की लाइट हमेशा जलती रहती है। जैसे ही सेल बंद होती है, जॉन धीमी आवाज में कहता है, मैंने कोशिश की थी उसे वापस लाने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये अल्फाज सबके जहन में सवाल छोड़ जाते हैं। गार्ड्स ऑफिस में बैठकर सोचते हैं कि शायद ये आदमी मेंटली स्लो है, लेकिन हैरी कहता है कि चाहे जैसा भी हो, अगर उसने जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए। जब पॉल उसकी फाइल डिटेल में पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि लुइजियाना के एक गांव में 2 छोटी बच्चियां गायब हो गई थीं। पूरा इलाका उनकी तलाश में लगा हुआ था। तलाश के दौरान उनके वालिद को खून से भरी एक गुड़िया मिलती है और फिर अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। जब सब लोग उस आवाज की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि जॉन कॉफी रो रहा होता है और उसके हाथों में वो दोनों बच्चियां होती हैं, बिल्कुल बेजान और खून से लथपथ। ये देखकर लोगों का गुस्सा फट पड़ता है और उनका बाप जॉन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। जॉन सिर्फ रोता रहता है और कहता है, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं देर कर गया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कत्ल का इल्जाम लग जाता है। इधर पॉल जब फाइल पढ़ता है तो उसका दिल कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जो आदमी उसने देखा था वो इतना मासूम लग रहा था कि उसे कातिल मानना मुश्किल था। इसी सोच के साथ कहानी आगे बढ़ती है। जेल के अंदर हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बदलता है पॉल का नजरिया। उसके जहन में अब भी जॉन कॉफी का चेहरा घूम रहा होता है, एक इतना बड़ा आदमी लेकिन दिल से बिल्कुल बच्चों जैसा मासूम। लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम है जहां फैसले इमोशन से नहीं, जुर्म के सबूतों से होते हैं। इसी टेंशन के दरमियान एक और खौफनाक ट्विस्ट आता है। वार्डन हैल पॉल को बताता है कि पर्सी कोई आम गार्ड नहीं है, बल्कि गवर्नर के रिश्तेदार का भतीजा है। इसका मतलब ये है कि पर्सी चाहे कितनी भी गलती करे, उस पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन हैल उसे तसल्ली देता है कि पर्सी जल्द ही यहाँ से चला जाएगा क्योंकि उसने एक मेंटल हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई की है। पॉल के दिल में शक पैदा होता है कि अगर पर्सी के पास इतनी पावर है तो फिर वो अभी तक यहाँ क्यों है? शायद क्योंकि वो किसी को मरते हुए देखना चाहता है। घर पर पॉल अपनी वाइफ से बात करता है। वो अपनी तकलीफ बताता है, ना सिर्फ जेल के स्ट्रेस की बल्कि अपनी फिजिकल पेन की भी। इन्फेक्शन की वजह से वो इतना टूट चुका होता है कि अपनी बीवी के साथ नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी पा रहा।
जैन उसे समझती है, उसे हिम्मत देती है। अगले दिन जेल में एक अजीब सी चीज होती है। ब्रूटस एक छोटा सा चूहा पकड़ता है जो बिल्कुल डर नहीं रहा होता। वो इंसानों के बीच घूमता है जैसे वो भी इस जगह का हिस्सा हो। सब उसे देखकर हैरान होते हैं। ये छोटा सा चूहा धीरे धीरे जेल के अंधेरे माहौल में एक छोटी सी रोशनी बन जाता है। लेकिन पर्सी को ये पसंद नहीं आता। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन चूहा हर दफा बच जाता है। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। इसी दरमियान एक और एग्जीक्यूशन की तैयारी होती है। एक कैदी जिसे मौत की सजा दी जा चुकी होती है, उसे इलेक्ट्रिक चेयर तक ले जाया जाता है। ये मोमेंट हर गार्ड के लिए रूटीन होना चाहिए, लेकिन फिर भी हर दफा ये उनके लिए एक नया ट्रॉमा होता है। पॉल खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से वो हर एग्जीक्यूशन के साथ थोड़ा थोड़ा टूट रहा होता है। जब करंट दिया जाता है तो वो मंजर इतना खौफनाक होता है कि कोई भी इंसान उसे भूल नहीं सकता। पर्सी साइड से ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अजीब सी सेटिस्फैक्शन होती है, जैसे वो इस दर्द को एंजॉय कर रहा हो। ये देखकर पॉल का शक और गहरा हो जाता है कि पर्सी सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि एक खतरनाक इंसान है। थोड़ी देर बाद वही चूहा फिर नजर आता है, इस दफा एक कैदी डेल के पास। डेल उसे प्यार से अपना लेता है और उसका नाम रखता है मिस्टर जिंगल्स। धीरे धीरे वो उसका दोस्त बन जाता है। डेल उसे छोटे छोटे ट्रिक सिखाता है और जेल के अंधेरे माहौल में ये दोनों एक अजीब सी खुशी ले आते हैं। फिर एक दिन एक नया कैदी आता है, विलियम वॉर्टन। ये आदमी बिल्कुल अलग है, पागल, खतरनाक और कंट्रोल से बाहर। जैसे ही वो आता है वो गार्ड्स पर हमला कर देता है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि पॉल को गन निकालनी पड़ती है, लेकिन वो फायर नहीं कर पाता क्योंकि उसका अपना आदमी बीच में होता है। आखिर ब्रूटस उसे रोकता है और उसे कंट्रोल में लाकर सेल में बंद कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सब समझ जाते हैं कि वॉर्थन सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक टिकिंग बॉम्ब है। इस सब के बीच पॉल का इन्फेक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो दर्द से टूट चुका होता है। चलना, उठना, बैठना सब मुश्किल हो जाता है। एक दिन जब वो बिल्कुल बेहाल होता है, अचानक जॉन उसे पकड़ लेता है और एक अजीब सी एनर्जी उसके जिस्म में डाल देता है। पॉल शॉक में आ जाता है। ये सब इतना अचानक होता है कि वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जब सब खत्म होता है, जॉन उसे छोड़ देता है और कहता है मैंने मदद की। पॉल कंफ्यूज होता है, लेकिन जब वो बाथरूम जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसका इन्फेक्शन पूरी तरह गायब हो चुका है। ना कोई दर्द, ना कोई तकलीफ, जैसे कुछ हुआ नहीं। उस रात पॉल घर जाता है और बहुत अरसे बाद अपनी वाइफ के साथ नॉर्मल जिंदगी महसूस करता है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, अगर जॉन कातिल है तो फिर उसके पास ये शिफा देने की ताकत क्यों है, और अगर वो कातिल नहीं तो फिर असल कातिल कौन है। कहानी अब सिर्फ एक जेल की नहीं रही, बल्कि एक ऐसे सच की तरफ बढ़ रही है जो सब कुछ बदल देगा। पॉल के लिए जॉन कॉफी अब सिर्फ एक कैदी नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा राज बन चुका है जिसे समझना जरूरी है। लेकिन जेल के अंदर हालात और भी ज्यादा टेंशन से भर चुके हैं। सबसे पहले एक दिल तोड़ देने वाला वाकया होता है। पर्सी, जो पहले ही नफरत और गुस्से से भरा हुआ है, अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए डेल के सबसे प्यारे दोस्त छोटे से चूहे मिस्टर जिंगल्स को बेरहमी से कुचल देता है। ये मंजर देखकर डेल टूट जाता है। गार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन पर्सी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। इसी वक्त जॉन कॉफी आगे बढ़ता है और कहता है कि चूहे को उसके पास लाओ, लेकिन फिर भी वो मिस्टर जिंगल्स को उठाकर जॉन के हाथ में रख देता है। जॉन अपनी आंखें बंद करता है और फिर एक गहरी सांस के साथ जैसे कोई रोशनी उसके जिस्म से निकलकर चूहे में डाल देता है। कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ खामोश हो जाता है और फिर अचानक मिस्टर जिंगल्स फिर से जिंदा हो जाता है। ये मंजर देखकर सब लोग सकते में आ जाते हैं, लेकिन असली खौफ अभी बाकी होता है। डेल की एग्जीक्यूशन का दिन आ जाता है। बारिश भरी रात, अंधेरा माहौल और हर तरफ टेंशन। जब डेल को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है, सब कुछ रूटीन लग रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। पर्सी जानबूझकर स्पॉन्ज को गीला नहीं करता, जो नॉर्मली इसलिए यूज होता है ताकि मौत जल्दी और कम तकलीफ से हो। जैसे ही करंट दिया जाता है, डेल की चीखें पूरी जगह गूंज उठती हैं। उसका जिस्म जलने लगता है और वो दर्द से तड़पता रहता है। ये एग्जीक्यूशन एक आज़ाब बन जाता है। गार्ड्स हेल्पलेस खड़े होते हैं और पॉल के लिए ये सब देखना एक नाइटमेयर बन जाता है। पर्सी पहले तो इस मंजर को देख रहा होता है, लेकिन जब चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, वो खुद भी डर जाता है। एग्जीक्यूशन के बाद पॉल उसे मजबूर करता है कि वो अपनी आंखों से देखे कि उसने क्या किया है। ये लम्हा पर्सी के लिए भी एक साइकोलॉजिकल झटका होता है, लेकिन उसके अंदर की बुराई अब भी जिंदा रहती है।
इस खौफनाक वाक़ये के बाद पॉल का यकीन और मजबूत हो जाता है कि जॉन कॉफ़ी मासूम है। अब वो सिर्फ शक नहीं कर रहा बल्कि सच तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ एक रिस्की प्लान बनाता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो जॉन को छुपकर जेल से बाहर ले जाएंगे ताकि वो वार्डन हैल की बीमार वाइफ मेलिंडा को ठीक कर सके। ये प्लान बहुत डेंजरस होता है क्योंकि अगर पकड़े गए तो सबकी नौकरी ही नहीं बल्कि जिंदगी भी खत्म हो सकती है। लेकिन पॉल के लिए अब ये सिर्फ जॉब नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका होता है। रात के अंधेरे में वो लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले वो वॉर्टन को नींद की दवा देकर सुला देते हैं और पर्सी को एकांत सेल में बंद कर देते हैं ताकि वो कोई मसला ना करे। फिर वो जॉन को सेल से बाहर निकालकर ट्रक में बिठाते हैं और वार्डन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वार्डन पहले घबरा जाता है और उन पर गन तान देता है, लेकिन धीरे धीरे पॉल उसे समझा देता है कि वो क्या करने आए हैं। जॉन को मेलिंडा के पास ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। जॉन उसके पास जाकर अपने हाथ उसके चेहरे के पास रखता है और फिर वही अजीब सी रोशनी फिर से दिखाई देती है। रूम की लाइट्स फ्लिकर करती है और एक पल के लिए लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मेलिंडा होश में आ जाती है। वो बिल्कुल ठीक होती है, जैसे उसे कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वार्डन रो पड़ता है क्योंकि उसकी बीवी मौत के मुंह से वापस आ चुकी होती है। लेकिन इस मिरेकल की कीमत भी होती है। जॉन इस प्रोसेस के बाद बहुत कमजोर हो जाता है, जैसे उसने किसी और का दर्द अपने अंदर समेट लिया हो। जब वो वापस जेल लौटते हैं तो सब लोग समझ चुके होते हैं कि जॉन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक मिरेकल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल वापस आने के बाद एक और शॉकिंग ट्विस्ट होता है। जॉन पर्सी को पकड़ लेता है और उसके अंदर वही अंधेरा भर देता है जो उसने महसूस किया होता है। जैसे ही पर्सी छूटता है वो सीधा वॉर्टन के सेल के पास जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उस पर गोली चला देता है। वॉर्टन वहीं मर जाता है। सब गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। पर्सी मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है और आखिर उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला होता है। जॉन पॉल को अपनी यादें दिखाता है और तब असल हकीकत सामने आती है। वो दोनों छोटी बच्चियां जिनके कत्ल का इल्जाम जॉन पर था, असल में वॉर्टन ने उनका कत्ल किया था। जॉन ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी लेकिन वो देर कर गया। इसीलिए वो बार बार कहता था, मैं उन्हें वापस लाना चाहता था। ये सच जानकर पॉल का दिल टूट जाता है। अब उसके पास सबूत नहीं, सिर्फ यकीन है, और सिस्टम के लिए यकीन की कोई वैल्यू नहीं होती। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो एक मासूम इंसान को मौत की तरफ भेज देगा? अब कहानी अपने सबसे भारी, सबसे इमोशनल और फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है, जहां इंसाफ और मजबूरी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। पॉल के दिल में अब कोई शक नहीं रहता। जॉन कॉफी बेगुनाह है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को सच नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्रोसीजर चाहिए, और प्रोसीजर के मुताबिक जॉन को मरना ही है। उस रात पॉल अपनी पत्नी जैन से बात करता है। उसकी आवाज में बोझ होता है, आंखों में डर और गिल्ट। वो कहता है कि मैं एक बेगुनाह इंसान को कैसे मार दूं? जैन उसे समझाती है कि कभी कभी फैसले इंसान नहीं, वक्त करता है। वो कहती है कि तुम जॉन से पूछो, शायद उसके पास जवाब हो। अगले दिन पॉल और उसके साथी जॉन के पास जाते हैं और उसे एक ऑप्शन देते हैं, हम तुम्हें भगा सकते हैं, तुम आज़ाद हो सकते हो। ये सुनकर किसी भी इंसान की आंखों में उम्मीद चमक उठती, लेकिन जॉन कॉफी सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो धीमी आवाज में कहता है कि वो भागना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके लिए दुनिया अब एक आज़ाब बन चुकी है। वो हर इंसान का दर्द महसूस करता है, हर जुल्म, हर चीख, हर तकलीफ। वो कहता है कि ये दुनिया अंधेरी हो चुकी है और वो इस अंधेरे में और नहीं जीना चाहता। उसके लिए मौत आज़ादी है। ये अल्फाज सुनकर पॉल टूट जाता है। एग्जीक्यूशन से पहले जॉन एक छोटी सी ख्वाहिश जाहिर करता है। वो कहता है कि उसने कभी फिल्म नहीं देखी। ये सुनकर पॉल और उसके साथी उसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्टर अरेंज करते हैं। सब मिलकर एक पुरानी फिल्म देखते हैं, एक खुशी का छोटा सा लम्हा उस अंधेरी दुनिया के दरमियान। जॉन उस स्क्रीन को इस तरह देखता है जैसे एक बच्चा पहली बार दुनिया देख रहा हो। उसकी आंखों में हैरानी भी होती है और एक अजीब सी खुशी भी। फिर दिन आ ही जाता है जिसका सबको डर था, एग्जीक्यूशन का दिन। माहौल बहुत हैवी होता है। जब जॉन को इलेक्ट्रिक चेयर की तरफ ले जाया जाता है तो गार्ड्स की आंखों में आंसू होते हैं। वो सिर्फ एक कैदी को नहीं बल्कि एक मिरेकल को मरते हुए देखने जा रहे होते हैं। जॉन रिक्वेस्ट करता है कि उसके चेहरे पर हुड न डाला जाए क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। पॉल उसकी ये बात मान लेता है। सब कुछ रेडी होता है। इस दफा स्पॉन्ज गीला होता है। सब रूल्स फॉलो किए जाते हैं।
लेकिन इस बार डिफरेंस ये है कि सबके दिल टूट चुके होते हैं। पॉल आखिरी बार जॉन के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और धीमी आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो। जॉन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, कोई बात नहीं बॉस। ये लफ्ज सीधे दिल पर लगते हैं। जब करंट दिया जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक बेगुनाह इंसान, एक मिरेकल दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका असर उन सब के अंदर हमेशा के लिए रह जाता है। इसके बाद सब गार्ड्स की जिंदगी बदल जाती है। पॉल और ब्रूटस इस जगह को छोड़ देते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली ट्विस्ट अब आता है। वापस प्रेजेंट में ओल्ड एज होम में पॉल अपनी दोस्त एलेन को एक जंगल के कैबिन तक ले जाता है। वहाँ वो एक ऐसा राज दिखाता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होता। मिस्टर जिंगल्स, वो छोटा सा चूहा, अब भी जिंदा होता है, सालों बाद भी। एलेन शॉक हो जाती है। तब पॉल उसे बताता है कि जॉन कॉफी ने उस चूहे को सिर्फ जिंदा नहीं किया था, बल्कि उसे एक लंबी जिंदगी दे दी थी। फिर पॉल अपनी तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो खुद भी 100 साल से ज्यादा जिंदा है। उसे समझ आता है कि जब उसने जॉन का हाथ पकड़ा था तो उसे भी वही गिफ्ट मिल गया था, लेकिन ये गिफ्ट असल में एक कर्स बन चुका है, क्योंकि अब वो अपने हर अपने को मरते हुए देखता है, अपनी पत्नी, अपने दोस्तों, सबको खोता हुआ, और वो खुद बस जिंदा रहता है। पॉल कहता है कि शायद ये उसकी सजा है, एक मिरेकल को मरते हुए देखने की सजा। अब वो सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है, अपनी मौत का, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि वो कब आएगी। अगर एक छोटा सा चूहा इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो फिर वो खुद कितना लंबा जिएगा। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कभी कभी सबसे बड़ा मिरेकल सबसे बड़ी सजा बन जाता है? वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सब्सक्राइब ना करना जुल्म होगा। अभी बटन दबाओ। शुक्रिया।